Okay, students, so I will start. Last lecture, after completing the rules regarding transfer of ownership, okay, transfer of property बोलते हैं ना हम लोग from seller to buyer. सारे rules complete करके बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए, possession. प्रॉपर्टी से possession पे आ गए. That means delivery of goods. बरोबर है? यानी कि कल हमने स्टार्ट किया गुड्स की डिलीवरी को लेकर जो भी रूल्स है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बच्चों वो एक एक हमने सेक्शन वाइज पढ़ने को स्टार्ट किया था. जस्ट 5 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ, तब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे. बच्चों आप हेडिंग देख ही रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बरोबर है बच्चों? ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस देनी किसको है सबसे पहले? तो बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स. एंड उसका पेमेंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड हुआ होगा. बराबर है, उसकी बात नहीं हो रही है. बट डिलीवरी ऑफ गुड्स होना बहुत जरूरी है. आपको याद होगा तो स्टिप्यूलेशन जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो मेन शर्त है गुड्स की डिलीवरी को लेकर. पेमेंट कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग इशू होता है. बराबर है. बट सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को गुड्स जितना जल्द हो सके डिलीवर करे, ताकि बायर वो गुड्स लेकर उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले, टाइम मिले उसे सेल करके पैसा निकालने का कस्टमर से. अगर सेलर की तरफ से लेट होता है गुड्स की डिलीवरी तो बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना वापस सेल करने की. तो बच्चों उसके बाद हमने कल स्टार्ट किया डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, क्या हमने पढ़ लिया था. टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था. एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप लोग को ध्यान में रखो, या ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड गिव इट्स टाइप्स. तो बच्चों डिलीवरी का डेफिनेशन लिखकर डिलीवरी ऑफ गुड्स का आपको तीनों टाइप्स लिखने पड़ेंगे जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है. तो बच्चों कल हमने एक एक रूल स्टार्ट किया था. स्टॉप कहाँ हुए थे हम लोग, याद करो. एक पॉइंट में पढ़ा रहा था, देखो 9th पॉइंट स्क्रीन पे आ गया सभी लोगों के. हेलो, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? नोट्स दिख रहा है सबको? यस. तो बच्चों जरा ध्यान दो, कल मैं देखो अपने लैंग्वेज में पहले एक्सप्लेन कर रहा था, टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ाया मैंने. पहले मैंने मेरे एंगल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया. आज उसी कॉन्सेप्ट को हम रीड करके वापस रिवाइज करते हैं विथ एग्जाम्पल. पॉइंट नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों, ध्यान दो. बच्चों मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है सेलर एंड बायर के बीच में. कल एग्जाम्पल भी दिया था. फॉर एग्जाम्पल 100 kg कोई पर्टिकुलर गुड्स है, 100 kg कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल करने का. तो बच्चों सेलर ने 100 क्वांटिटी जबकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल करने का, डिलीवर करने का, तो सेलर ने 100 क्वांटिटी ही डिलीवर करनी चाहिए. बराबर, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर सेलर ने एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर कर दी तो क्या? या बच्चों लेसर क्वांटिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था उससे लेसर क्वांटिटी अगर उसने डिलीवर किया, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द बायर? क्या बायर उसे एक्सेप्ट करेगा, बायर उसे रिजेक्ट कर देगा? बरोबर है. एक्सेस क्वांटिटी में बायर को जितना चाहिए था उतना लेके रिमेनिंग पार्ट रिजेक्ट कर देगा, क्या करेगा? तो बच्चों उसी को लेकर हमें सेक्शन 37 पढ़ना है. बरोबर है. उसमें बच्चों डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इसको लेके जो रूल्स बने हैं वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. 4 सबसेक्शन है देखो, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4. उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है. तो बच्चों ये बड़ा पैराग्राफ जरा अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली. कल याद है ना मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था आपको? एग्जाम्पल कुछ याद है बच्चों? मैंने कहा था 100 kg की जगह 150 kg सेलर ने डिलीवर कर दिया, तो बायर क्या करेगा? वो सब कल मैंने पूछा था देखो आप लोगों से. आई होप सबको याद है, कल ही पढ़ा था बच्चों, इसलिए आप ना नहीं बोल सकते. यस.
चलो सेक्शन 37 बच्चों में रीड कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। अब अपने हिसाब से नोटिंग कर लो, कुछ आपको लगता है कोई नया वर्ड मिला हमको, उसका मीनिंग समझ लो। चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले सब सेक्शन 1 सेक्शन 37 का क्या कह रहा है, देखो लॉ क्या है, रूल क्या है, देखो डिलीवरी को लेके। अगर रॉन्ग क्वांटिटी सेलर डिलीवर करता है, अब रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब एक्सेस क्वांटिटी भी हो गया, लेसर क्वांटिटी भी हो गया, दोनों एंगल से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, चलो देखो बच्चों क्या है, वेरी सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड, सो टेंशन आएगा नहीं आपको। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर a quality of goods less than he contracted to sell। बच्चों फिलहाल सब सेक्शन 1 क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को लेकर है, बरोबर है। क्वालिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। बच्चों जिस गुड्स की क्वालिटी को एज अ सैंपल या एज अ डिस्क्रिप्शन देकर सेलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वो क्वालिटी के गुड्स सेलर बायर को अगर नहीं डिलीवर करता है, तो डोंट यू थिंक सो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट देम। चलो रिस्पांस दो। हेलो, जिस क्वालिटी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी का गुड्स सेलर बायर को बेच रहा है एंड डिलीवर करेगा, अगर उसे लेसर क्वालिटी का गुड्स, लोअर क्वालिटी का गुड्स अगर सेलर डिलीवर करता है, तो हो सकता है बच्चों बायर गुड्स को रिजेक्ट कर दे। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि एक्सेप्ट भी कर सकता है ना, दोनों चांसेस है कि नहीं। बोलेगा लोअर क्वालिटी के गुड्स लाया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट फिर प्राइस पूरा नहीं पे करूंगा, मैं प्राइस में कुछ रिडक्शन करूंगा। बायर ऐसा भी कुछ बोल सकता है, क्या बोलते हो आप लोग, सही बोल रहे हैं। बायर रिजेक्ट भी कर सकता है गुस्से में कि अरे जिस क्वालिटी का हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपने भेजा नहीं गुड्स, मैं रिजेक्ट करता हूँ। या लोअर क्वालिटी के गुड्स आएंगे तो हो सकता है बायर एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन ये कंडीशन के साथ कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ तो वो मैं पे नहीं करूंगा, कम पे करूंगा मैं। दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चे, बरोबर है। तो आई रीड दैट, क्या लिखा है देखो, 3 लाइन बहुत सिंपल है। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर a quality of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject, may लिखा है देखो, must reject नहीं, हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, may reject them, but if the buyer accepts the good, बाद में दूसरा मैं ऑप्शन बोल रहा था देखो बच्चों वो आ गया, but if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay them for the pay for them at contract price। बच्चों ये लाइन जरा देखो ना, कितना लीगल लैंग्वेज यूज हुआ है। बायर अगर बिना ऑब्जेक्शन के ये गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था ना वही देना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर बायर को लगता है, समझ में आ जाता है बायर को कि नहीं ये लोअर क्वालिटी का गुड्स आ गया, तो बायर सेलर के सामने ये कंडीशन रख सकता है, शर्त, कि देखो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं बट आई विल नॉट पे एट कॉन्ट्रैक्ट रेट, मैं इससे कम रेट में पे करूंगा। बच्चों तीनों एंगल पॉसिबल है, ध्यान दो जरा। सब सेक्शन 1 आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ऊपर के ऊपर नहीं पढ़ने का, कुछ तो लिखा है हम रीड करेंगे ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चों, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो सेकंड पैराग्राफ देखो क्या लिखा है, सब सेक्शन 2 सेक्शन 37 का सब सेक्शन 2 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का सेकंड रूल क्या है देखो। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बच्चों क्वालिटी से हम क्वांटिटी पर आ गए। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, 100 kg का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन मान लो सेलर ने 150 kg डिलीवर किया, तो बच्चों एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर किया, या 100 kg की जगह 60 kg ही डिलीवर किया, तो लेसर क्वांटिटी बच्चों डिलीवर किया, वो पॉइंट है, आ गया अभी सब सेक्शन 2 में आ गया वो। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर a quantity of goods larger than he contracted to sell। बच्चों लार्जर मतलब क्या हो गया, लेसर या एक्सेस टाइप करो, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे एक्सेस क्वांटिटी या लेसर क्वांटिटी, जब लार्जर वर्ड यूज हुआ तो।
बच्चों एक्सेस क्वांटिटी होगी, देखो बहुत सिंपल रूल है बच्चों, डोंट टेक ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। क्या ये समझा बच्चों लाइन? अगर 100 की जगह 150 केजी आया तो बायर 100 केजी अपना लेके रिमेनिंग 50 केजी रिजेक्ट कर सकता है, यही लिखा है। ओके, या तो फिर वो क्या कर सकता है, और ही में रिजेक्ट द होल। बच्चों हो सकता है वो पूरा कंसाइनमेंट जो 150 केजी का आया है पूरा रिजेक्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी भी मैं बता देता हूँ, चलो शायद यहाँ लिखा भी नहीं है, बट तीसरी पॉसिबिलिटी भी बता देता हूँ। क्या है वो तीसरी पॉसिबिलिटी, बताओ चलो। 150 केजी आया, 100 लेकर 50 रिजेक्ट कर सकता है, या पूरा 150 रिजेक्ट कर सकता है। और तीसरा कल क्या बताया था मैंने? यस, पूरा एक्सेप्ट कर सकता है। यस, वेरी गुड। वो पूरा भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब वो पूरा अगर एक्सेप्ट करता है तो जो एक्सेस 50 क्वांटिटी आया कि नहीं, 50 केजी, उसका उसे प्राइस पे करना पड़ेगा एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था वो रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। एक लास्ट लाइन है देखो, इफ द बायर एक्सेप्ट्स द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड, आ गया देखो। इफ द बायर एक्सेप्ट्स होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तीनों आ गए एंगल, चलो तीनों एंगल आ गए सब सेक्शन 2 में। बच्चों दोनों पैराग्राफ क्लिक हुआ सबको? चलो बोलो जल्दी से यस नो। दोनों पैराग्राफ परफेक्टली क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। जरा भी कंफ्यूज कर रहा हो तो वापस डाउट पूछना है। सब सेक्शन 2 में बच्चों, उसके बाद सब सेक्शन 3 पर आता हूं मैं। तीसरा रूल बच्चों क्या लिखा है देखो, व्हेन सेलर डिलीवर्स टू द बायर, जब सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करता है, ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विथ गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ बच्चों, समझ में आ गया? द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट, और मे रिजेक्ट द होल। बच्चों कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर ने गुड्स की जो डिस्क्रिप्शन दी थी कि नहीं बायर को, कि मैं ऐसे ऐसे प्रकार का गुड्स आपको सेल करूंगा, डिस्क्राइब किया था गुड्स को। एंड बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, मान के चलो बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन बायर ने उसको बल्क का ऑर्डर दे दिया, लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया ना बायर के पास, बायर को जब गुड्स डिलीवर किया, तो क्या पता चला कि जो डिस्क्रिप्शन के गुड्स सेलर ने बायर को कहा था, बताया था, एक्चुअली उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स नहीं थे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के गुड्स थे। मतलब वो जो सेलर ने गुड्स की डिलीवरी दी थी बच्चों, उसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के भी गुड्स इंक्लूडेड थे जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। तो जब बच्चों बायर को पता चला कि 100% गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, मिक्स करके लाया है सेलर, सेलर इसे मिक्स करके लाया है, तो बच्चों बताओ बायर का क्या राइट्स मिलेगा, बायर क्या कर सकता है ये सिचुएशन में, आप बताओ चलो। पढ़ो मत उधर, आप बताओ। बायर को जब पता चलता है कि जिस डिस्क्रिप्शन, ये हो सकता है बच्चों, बच्चों हो सकता है कि वो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर दे, पॉसिबल है। यस बच्चों, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। बायर यहाँ पर पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर सकता है। या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो डिस्क्रिप्शन दिए थे गुड्स के, या एज पर डिस्क्रिप्शन जो बायर को गुड्स चाहिए था, बायर उतने ही गुड्स उसमें से सिलेक्ट करे एंड बाकी का रिजेक्ट कर दे। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? हेलो हेलो। अगर ही इफ ही कैन मेक आउट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ बायर कैन मेक आउट
कि मुझे जो डिस्क्रिप्शन के गुड्स चाहिए थे मैं वो चुन के ले लेता हूँ, सिलेक्ट करके ले लेता हूँ, एंड जो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है उसे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो क्या बच्चों ये भी पॉसिबिलिटी है बायर के पास? व्हाट डू यू थिंक? एम आई राइट? सही है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है चलो, दो तीन बच्चे यस बोल रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं लेक्चर मेरा? ठीक है। नाउ बच्चा भी सब सेक्शन 4 भी है, वन लाइनर, वन लाइनर भी है। बच्चों वन लाइनर में मैं आपको याद दिला दूं, याद करो जरा, मैंने एक वर्ड यूज किया था, यूसेज ऑफ ट्रेड। याद है बच्चों? ट्रेड यूसेज, यूसेज ऑफ ट्रेड, कोर्स ऑफ डीलिंग्स। यूसेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड को मैं हिंदी में हमेशा क्या वर्ड बोलता था? परंपरा। याद है? कि जहां पर बच्चों सेलर एंड बायर के बीच में बच्चों या पर्टिकुलर गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई अगर उसके साथ कोई यूसेज ट्रेड उसके साथ अगर लगा हो, ऐसा परंपरा हो, तो बच्चों उस परंपरा के हिसाब से ही फिर गुड्स की डिलीवरी होगी, एंड बायर को वो परंपरा के हिसाब से ही गुड्स एक्सेप्टेंस होगा। बरोबर है? अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कोई ट्रेड यूसेज है तो ट्रेड यूसेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। सेलर को परंपरा के हिसाब से गुड्स डिलीवर करनी है, एंड बायर को उस ट्रेड यूसेज के हिसाब से गुड्स को एक्सेप्ट करना है। या बच्चों कभी कभी हम बोलते हैं ना स्पेशल एग्रीमेंट, अगर सेलर एंड बायर के बीच में मान के चलो कोई स्पेशल एग्रीमेंट हुआ हो गुड्स की डिलीवरी को लेकर, कोई स्पेशल एग्रीमेंट हुआ हो, तो जाहिर बात है उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही बच्चों गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। अब अगर वो स्पेशल एग्रीमेंट को डिविएट करते हुए गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है, ली जा रही है, तो बच्चों फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होने से रहा। बरोबर है? फिर कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, आइदर ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और आइदर ऑन द पार्ट ऑफ बायर। तो बच्चों लास्ट लाइन बच्चों एक प्रकार से उन्होंने पहले तीन जो सब सेक्शन हमने पढ़े ना, उसको ओवरराइड करने वाला सेक्शन है। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर कहीं ट्रेड यूसेज है, स्पेशल एग्रीमेंट है, या सेलर एंड बायर के बीच में बच्चों बहुत कंटिन्यूस लेवल पे डीलिंग्स होती हैं, तो वो कोर्स ऑफ डीलिंग्स भी डिसाइड कर देता है कि बायर को गुड्स की डिलीवरी कैसे देनी है, कहाँ देनी है, किस प्रकार देनी है। बच्चों अपने आप डिसाइड हो जाता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हर कॉन्ट्रैक्ट में। तो सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है बच्चों? देखो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने इसे, सिर्फ एक सिंपल सा लाइन देके छोड़ दिया इसको। देखो क्या लिखा है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मतलब बच्चों सेक्शन 37 ना, मेन सेक्शन। बरोबर है? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी, पढ़ो क्या, यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। यानी बच्चों ट्रेड स्पेशल यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट या कोर्स ऑफ डीलिंग है, तो फिर उसी हिसाब से बच्चों गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी बाय द सेलर, एंड गुड्स की डिलीवरी ली जाएगी बाय द बायर। एंड बच्चों नाउ सेक्शन 37 को कंप्लीट करने के लिए वी हैव वन वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं नहीं भी पढ़ूं आपको दे दूं तो भी चल जाएगा। क्या लिखा है देखो, ए एग्रीज टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ वीट, वीट समझते हो ना बच्चों, गहू, गेहूं बोलते हैं ना, टू बी एट रुपीज 1000 पर क्विंटल। बच्चों पर क्विंटल का रेट है 1000, एंड ऐसे हिसाब से बच्चों ए ने 100 क्विंटल्स वीट बी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन बच्चों ए ने क्या किया, देखो सेलर ने क्या किया, ए डिलीवर्स 1100 क्विंटल्स। एग्रीमेंट कितने क्विंटल्स का था बच्चों? 100। आणि यहाँ क्या हुआ है, ए डिलीवर्स 1100 क्विंटल्स। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है, डोंट यू थिंक सो टाइपिंग मिस्टेक है? हेलो, ये लाइन में आपको लगता नहीं फर्स्ट लाइन में टाइपिंग मिस्टेक है? एक्चुअली रिवर्स हो गया है, ए एग्रीज टू सेल 100 क्विंटल्स की जगह 1000 क्विंटल्स है, हाँ, वो कुछ समझा बच्चों मिस्टेक क्या? कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। सेकंड लाइन में मिस्टेक है देखो,
हेलो बच्चों, सीए हो आप लोग, ऑडिटर होने वाले हो। जरा देखो, मिस्टेक देखो। नहीं दिख रही है मिस्टेक? मानव, शुभ, आ गया मिस्टेक? समझा आपको? ए ने एग्री किया है 100 क्विंटल्स ऑफ वीट बेचने का बी को एट ₹1000 पर क्विंटल। अब 100 क्विंटल्स बेच रहा है, लेकिन डिलीवर कर रहा है 1100 क्विंटल्स। लगता नहीं बहुत बड़ा झोल है? 1000 क्वांटिटी ज्यादा। तो बच्चों वो मिस्टेक है एक्चुअली। तो आप एक काम करो, ए एग्रीज टू सेल 1000 क्विंटल्स कर दो। अभी समझा? आगे है 1000। हेलो, मिस्टेक समझा सबको? पहली लाइन में 100 को 1000 कर दो, नहीं तो बाद में खुद पढ़ेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है करके। हाँ, बहुत लोग सिर खुजाते बैठेंगे किधर से आया ये। चलो देखो, A agrees to sell 1000 quintals of wheat to be at 1000 per क्विंटल। 1000 रुपए के रेट से 1000 क्विंटल बेचने का बच्चों एग्रीमेंट हुआ। ये करेक्ट हो गया लाइन ना अभी। अब ए ने क्या किया, 1000 क्विंटल बच्चों डिलीवर करना चाहिए था कि नहीं, 1000। लेकिन बताओ कितना डिलीवर किया, टाइप करो। ए ने कितना डिलीवर किया, एक्सेस क्वांटिटी या लेसर क्वांटिटी? डोंट यू थिंक सो? एक्सेस क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी। कितना एक्स्ट्रा भेजा, कितना एक्स्ट्रा डिलीवर किया? 100 क्विंटल्स। वेरी गुड। तो बच्चा अभी आई थिंक आप समझ गए। अभी मैं पढ़ता हूं, देखो। ए डिलीवर्स 1100 क्विंटल्स। अब बी क्या करेगा, बायर क्या करेगा? बी में रिजेक्ट द होल लॉट। बी बच्चों पूरा 1100 क्विंटल का लॉट रिजेक्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट्स ओनली 1000 क्विंटल्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और accept the whole lot and pay for them at contract, pay for them at the contract of sale। at the contract of sale वापस मिस्टेक हो गया बच्चा, उसको क्या लिखना चाहिए था, and pay for them at the contract price। लिख के रखो, ऑफ सेल कट करो एंड प्राइस लिख दो वहां पे। तो इस एग्जांपल में मिस्टेक्स थे बच्चों, बराबर है? टाइपिंग मिस्टेक बोलो, कुछ भी बोलो, मिस्टेक्स थे बच्चों। मैंने सेक्शन 37 कंप्लीट किया, ज्यादा टाइम लिया मैंने, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा हो गया। देखो, आधा घंटा नहीं, कम है, 20 मिनट। क्लियर हुआ सबको? सो शैल वी गो फॉर पॉइंट नंबर 10 नाउ। चलो आज टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। बच्चों जब आप हेडिंग पढ़ते हो ना, सेक्शन 38 पढ़ने जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, यानी आपको पता है कि सेलर गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। जैसे कि बच्चों 100 kg का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके, लेकिन बच्चों सेलर 100 kg एक साथ डिलीवर करने की बजाय 25 kg पहले, फिर 50 kg, फिर अगेन 25 kg, यानी इंस्टॉलमेंट में डिलीवर कर रहा है। तो बच्चों मेरा पहला एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में करता है बायर को, तो क्या बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट? क्या बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट, आपको समझा मेरा क्वेश्चन बच्चों? पढ़ाई के लिए अगर मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें।
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बच्चों, तैयारी का साथी। अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी बायर को इंस्टॉलमेंट में करता है, तो क्या बायर बाउंड है उसे एक्सेप्ट करने के लिए? तो बच्चों, यहाँ आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। नहीं 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 बच्चों, आप सीए के जैसा सोचो। आप सीधा एक साइड पे हिट मत करो। आपको लगता नहीं दोनों पॉसिबिलिटी है? अगर एग्रीमेंट ही वैसा हुआ है तो मान लो। यस, अभी शुभ ने बरोबर लिखा। अगर सेलर एंड बायर के बीच में अगर एग्रीमेंट ही हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा हुआ है कि सेलर गुड्स का डिलीवरी बायर को इंस्टॉलमेंट में देगा एंड बायर गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करेगा। अगर दोनों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही वही है, तो बच्चों जाहिर बात है, तो बायर को बच्चों गुड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। लेकिन बच्चों जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है कि अगर गुड्स की डिलीवरी को लेकर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अगर कोई स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि गुड्स की डिलीवरी लमसम में चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में चाहिए, बराबर है, अगर ऐसा कुछ नहीं डिसाइड हुआ है, तो बच्चों मैं यहाँ बोल सकता हूँ, तब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। वो तभी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करेगा जब उसके सेलर के बीच में ये पहले से ही डिसाइड हुआ हो। अगर पहले से डिसाइड नहीं हुआ है, तो जनरली ये माना जाता है कि अगर सेलर बायर को गुड्स इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करता है, तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन डिलीवरी, सॉरी, एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। वैसे बच्चों ज्यादातर देखा जाए ना, तो गुड्स की डिलीवरी कैसी होगी, फिर पेमेंट कैसे आएगा दिया जाएगा, नॉर्मली मेरे हिसाब से नॉर्मली पार्टीज इसे पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। ऐसा मेरा मानना है एंड लिखा भी है, देखो बरोबर है। ज्यादातर आप देखो ना बच्चों, ज्यादातर गुड्स की डिलीवरी आपको कैसे, कहाँ, कब चाहिए, या उसके बाद पेमेंट बायर सेलर को कब कैसे देगा, ज्यादातर ये सारी जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है। डोंट यू थिंक सो? बायर सेलर नॉर्मली ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर डिसाइड नहीं हुआ है, तो बच्चों यहाँ बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट, ये याद रखना रूल। 2 मिनट मान के चलो कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों सेलर बायर को फोर्स नहीं कर सकता टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन 38 ऑल्सो। एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ बच्चों, देखो क्या लिखा है, 2-3 लाइन ही है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये लाइन बहुत फेमस है, मालूम है ना बच्चों? अगर दोनों के बीच में पहले से डिसाइड नहीं हुआ है तो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। कितना क्लियर कट लिखा है। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन केस ऑफ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट देयर ऑन मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने अभी भी कहा, ज्यादातर बच्चों गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में चाहिए या कैसे चाहिए, या पेमेंट कैसे होगा, बरोबर है, इंस्टॉलमेंट में होगा कि लमसम होगा, ये सब नॉर्मली पार्टीज डिटरमाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चलो बच्चों, एकदम इजी इजी पॉइंट्स है, 2-2 लाइन के हैं अभी। डिलीवरी टू कैरियर, बच्चों टाइप करो कैरियर का क्या मीनिंग बताया था मैंने? कैरियर, करियर नहीं है बच्चों, कैरियर। आपने सुना होगा बड़े बड़े ट्रक्स पे लिखा होता है ना गुड्स कैरियर। हाईवे पे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, देखो आप उनके हेडिंग पे देखेंगे ना, तो कैरियर, ट्रांसपोर्टर, बरोबर है बच्चों, ट्रांसपोर्टर, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, जो गुड्स आपको ट्रांसपोर्टेशन करने की सर्विस देता है। तो बच्चों मान लो सेलर गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करता है। अगर सेलर गुड्स किसी
ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करता है एंड बायर का एड्रेस देता है एंड कहता है ये गुड्स ले जाकर बायर को तुम डिलीवर कर दो। तो बच्चों यहाँ अगर कोई स्पेशल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वापस लाइन आ गया, अगर कोई स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट बीच में ना हुआ बायर एंड सेलर के बीच में, तो जनरली, हाँ बच्चों, जनरली जनरली ये माना जाता है कि जब सेलर किसी ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर करता है उसे बायर को डिलीवर करने के लिए, तो ये एजम्पशन किया जाता है कि सेलर ने गुड्स की डिलीवरी बायर को दी। बच्चों ये लाइन समझा? सेलर ने गुड्स अगर ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया तो प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में ये माना जाएगा कि सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दे दी। बच्चों ये लाइन समझा आपको? जनरली ऐसा माना गया है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जनरली जब सेलर गुड्स हैंड ओवर करता है टेम्पो वाले को कि उसे बायर के पास ले जाके दे दे, तो लॉ एजम्पशन कर लेता है कि सेलर ने गुड्स बायर को दिया। इतना सिंपल सा रूल है बच्चों। क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर, कैरियर यानी ट्रक वाला, टेम्पो वाला, फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर के पास ले जाने के लिए जब सेलर ट्रांसपोर्टर को गुड्स डिलीवर करता है, देता है, इस प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में ये माना जाएगा, इस प्राइमा फेसी डीम टू बी, डीम्ड मतलब टाइप करो, बताया था ना मैंने, डीम्ड मतलब लॉ के स्टूडेंट को मालूम ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि लॉ में बहुत बार ये शब्द आएगा आपको। डीम्ड मतलब एक प्रकार की दादागिरी लॉ की। लॉ बोलते हैं हम ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं, तुमको जो करना है कर लो, बरोबर है। डीम टू बी डिलीवरी टू द बायर। मुझे लगता है बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लियर हो गया सबको? हेलो, यस बच्चों, क्लियरली समझ में आ गया? लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, अभी ये बताओ, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे माइंड में एक डाउट आया, आप सॉल्व करो डाउट। सेलर बायर के बीच में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता है? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते समय उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया? बायर ने सेलर को क्या शर्त रखी कि जिस दिन गुड्स मेरे घर पे, मेरे दुकान पर मुझे मिल जाएंगे फिजिकली, तभी डिलीवरी ऑफ गुड्स कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। हेलो, बायर ने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्लियर कट शब्दों में अपना स्टिपुलेशन रखा कि जब गुड्स मुझे घर पे मिल जाएंगे या शॉप में मिल जाएंगे या गोडाउन पे मिल जाएंगे, फिजिकली जब गुड्स में मेरे हाथ में आ जाएंगे, तभी गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट हुई ऐसा माना जाएगा। अब बताओ बच्चों, अब अगर सेलर कैरियर को गुड्स डिलीवर करता है बायर को ले जाकर देने के लिए, तो क्या ये माना जाएगा कि बायर को गुड्स की डिलीवरी मिल गई? हेलो हेलो हेलो, आई होप यू अंडरस्टूड। तो बच्चों जो शुरुआत में लाइन था ना, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई होप यू क्लियर हो गया सबको। सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये टर्म्स है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे हम। ओके चलो क्लियर है। सेक्शन 40 पर आते हैं बच्चों, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। बच्चों सेंटेंस देखो क्या लिखा है, आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो देख लो। क्या लिखा है? डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। बच्चों डू यू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग ट्रांजिट? ट्रांजिट वर्ड तो सुना ही होगा, पढ़ाया हुआ है मैंने। गुड्स आर इन ट्रांजिट, याद है? गुड्स आर इन ट्रांजिट मतलब क्या? सेलर से गुड्स निकल चुका है बायर के पास जाने के लिए, लेकिन बायर के पास पहुंचा नहीं है, ऑन द वे है वो।
ट्रक वाला अभी भी हाईवे से जा रहा है, मालगाड़ी अभी भी जा रही है, पहुंची नहीं है जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, बरोबर है, उसको कहते हैं ट्रांजिट। अब बच्चों 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 ये ट्रांजिट में, ऑन द वे जब गुड्स जा रहा हो, बाय रोड, चलो एग्जांपल ले लो, बाय रोड टेम्पो ट्रक वाला लेके जा रहा हो, बरोबर है ना, ट्रांजिट में ही बच्चों अगर गुड्स का कोई प्रॉब्लम होता है, डिटोरिएशन होता है, बरोबर है, तो बच्चों फिर उसका क्या? तो बच्चों ये डिपेंड करता है, मैं वापस ऐसे बोलूंगा, ये डिपेंड करता है कि अब उस गुड्स का लॉस कौन बेयर करेगा। तो बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं, याद करो, ओनरशिप में हमने क्या पढ़ा? अगर गुड्स डिटोरिएट हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पहली बात तो इसका इसका लॉस कौन बेयर करेगा? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चलो बताओ कौन बेयर करेगा? तो आंसर, डोंट राइट सेलर बायर, आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर लिखना है। कौन बेयर करेगा? ओनर। उस वक्त गुड्स का ओनर कौन है, वो बेयर करेगा। अगर उस वक्त गुड्स का ओनर अभी भी सेलर ही है तो सेलर बेयर करेगा, एंड अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो बायर लॉस बेयर करेगा। ये मैं ऑलरेडी सब क्लियर कर चुका हूं आपको, इसलिए मैं ओनरशिप को लेकर अभी बात नहीं कर रहा हूं। सेक्शन 40 में भले ही लिखा हो हेडिंग डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, लेकिन बच्चे यहाँ रूल क्या बनाया जरा देखो। बच्चों हो सकता है कि नहीं सेलर एंड बायर दोनों एट डिस्टेंट प्लेस हो, दूर दूर हो। मान लो बच्चों मैं महाराष्ट्र में हूँ, आई एम अ सेलर, मैं सेलर हूँ, एंड मध्य प्रदेश, बराबर है बच्चों, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, दिल्ली ले लो, कहीं से भी ले लो, उस राज्य में से कोई एक बायर मुझे गुड्स का ऑर्डर देता है कि गिरीश मुझे ऐसे ऐसे गुड्स आपसे चाहिए। मैंने कहा देखो मैं महाराष्ट्र से दिल्ली गुड्स को भेजूंगा या मध्य प्रदेश में गुड्स को भेजूंगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मैंने बायर को क्या कहा, तुम उधर नजदीक के किसी सेलर से गुड्स खरीद लो। तो मैं महाराष्ट्र से दिल्ली गुड्स भेजूंगा, लॉन्गर डिस्टेंस है कि नहीं? तो हो सकता है रास्ते में गुड्स ले जाते समय ज्यादा वक्त होने की वजह से गुड्स खराब हो जाएंगे, जो भी है स्पॉइल हो सकता है गुड्स, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। बायर तो भी नहीं मानता है, बायर बोलता है नहीं मुझे आपसे ही गुड्स चाहिए, आप वो महाराष्ट्र से गुड्स मुझे दिल्ली भेजो। तो बच्चों जब डिस्टेंट प्लेस पर सेलर बायर को गुड्स भेजता है ना, उस वक्त बच्चों रास्ते में अगर गुड्स को कोई प्रॉब्लम होता है, डैमेज होता है, क्रैक होता है, ले जाने में कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी सेलर की नहीं होगी, बायर की होगी। कुछ समझा बच्चों मैंने क्या कहा? हेलो, कुछ समझ में आ गया मैंने क्या कहा? उस गुड्स को कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो उसको उसको बायर हैज टू बेयर दैट लॉस, बरोबर है, बायर के ऊपर फॉल होगा, सेलर के ऊपर नहीं। बस वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, दूर, द लाइबिलिटी फॉर डिटोरिएशन necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, will fall on the buyer। कितना क्लियर कट लिखा है, दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, भले ही सेलर ने उसे अपने खुद के रिस्क पर डिलीवर करने का एग्री किया हो, लेकिन डिस्टेंट प्लेस होने की वजह से बच्चों इसका जो इंसिडेंटल लॉस है वो हमेशा बायर के ऊपर ही आएगा, याद रखना ये वर्ड। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्योंकि डिस्टेंट प्लेस है इसकी वजह से। अब बच्चों एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, पी सोल्ड गुड्स टू क्यू, पी सोल्ड टू क्यू, सॉरी गुड्स नहीं, पी सोल्ड टू क्यू a certain quantity of iron rods, बराबर है बच्चों, लोखंड होता है ना, लोहे की जो रॉड होती है ना, वो बेचा है। गुड्स क्या है यहाँ पे, तो आयरन रॉड्स, विच वॉज टू बी सेंड बाय प्रॉपर वेसल, वेसल समझते हो ना, शिप, शिप के थ्रू, वेसल के थ्रू बच्चों ये पी ने गुड्स को डिलीवर करना है, क्यू को, यानी कि ले जाना है,
वेसल के जरिए लेके जाना है। बच्चों आगे क्या हुआ, इट वॉज रस्टेड बिफोर इट रीच द बायर। रस्टेड समझते हो बच्चों, रस्टेड, आयरन रॉड रस्टेड हो गया। आपने सुना है कभी रस्ट? हेलो। हाँ, रस्ट मतलब समझ गए ना आप लोग, ज्यादातर जो भी लोहे की वस्तु होती है ना बच्चों, ज्यादा दिन रखने से, उसको यूज न करने से बच्चों उसमें क्या बोलते हैं, जंग लग जाती है, गंज लग जाती है, क्या बोलते हैं, जंग गंज पता नहीं। हाँ बच्चों, रस्ट इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो बच्चों वही हो गया। तो बायर के पास पहुंचे उसके पहले बच्चों एक तरह से डिटोरिएशन हो गया गुड्स। ओके, लेकिन लिखा भी क्या है देखो, द रस्ट ऑफ द रॉड, ये जो बच्चों लगा है ना रस्ट रॉड को, वह सो मिनिमल, यानी इतना कम लेवल पे है कि ये गुड्स की मर्चेंटेबल क्वालिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। बच्चों याद है ना मर्चेंटेबल क्वालिटी? हेलो। ये गुड्स की मर्चेंटेबल क्वालिटी को कोई डिस्टरबेंस नहीं ला रहा है, क्योंकि इसका जो रस्ट होने का प्रोसेस है बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। इसलिए ये बायर ये सामान आगे भी बेच सकता है। मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब आगे भी इस सामान को बेच सकता है। The rust of rod was so minimal and was not affecting the merchantable quality, and the deterioration was not necessarily incidental to its transmission. It was held that Q was bound to accept the goods. जाहिर बात है बायर को गुड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बरोबर है। आगे चलो, यहाँ बच्चों बायर रिजेक्ट कर सकता है क्या गुड्स को, कि दे आर बीइंग रस्टेड? पहली बात तो चलो रस्ट लगा है, लेकिन रस्ट इतना कम है कि ये गुड्स की मर्चेंटेबल क्वालिटी को वो कोई डिस्टरबेंस नहीं ला रहा है, बराबर है। और ऊपर से बच्चों हमने पढ़ा भी है कि गुड्स अगर वेसल से जा रहा है तो इसका मतलब लॉन्गर डिस्टेंस पे गुड्स जा रहा है। एंड बच्चों जब लॉन्गर डिस्टेंस पे गुड्स जा रहा है तो बच्चों हमने रूल सेक्शन 40 में यही तो पढ़ा कि सेलर भले ही अपने रिस्क पर गुड्स भेजता हो, लेकिन अल्टीमेटली बायर हैज टू बेयर द लॉस। बायर को ये बेयर करना पड़ेगा, उसके ऊपर फॉल होगा ये गुड्स के डिटोरिएशन का जो भी प्रॉब्लम है वो। अब ये भी हमने पढ़ा। इसलिए बच्चों यहाँ पर बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बच्चों सेक्शन 41 पर आ रहे हैं, उसके बाद 42 पढ़ेंगे एंड आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं है अभी 2-3 सेक्शन है। चलो सेक्शन 41 बच्चों, हेडिंग से ही आपको आइडिया आ जाएगी। देखो क्या है, क्या आइडिया आएगी। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। एग्जामिन समझते हो, इंस्पेक्शन करना। जब सेलर गुड्स की डिलीवरी लेके आता है बायर को देने के लिए, तो बायर गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करने से पहले, आपको लगता नहीं बायर का राइट्स है उसे एग्जामिन करने का, उसे इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का कि गुड्स एज पर सैंपल है या नहीं है, उसने जिस गुड्स का ऑर्डर दिया था, जिस कलर का ऑर्डर दिया था वो है या नहीं है। बायर का राइट है ये, बरोबर है। हाँ, इधर क्लियर कट लिखा है कि अगर बायर ने गुड्स को पहले नहीं देखा है, सिर्फ एज पर डिस्क्रिप्शन ऑर्डर दिया है या एज पर सैंपल देखकर ऑर्डर दिया है, अब वो जो बल्क क्वांटिटी आई है उसको एग्जामिन करने का बायर का पूरा राइट्स है। बायर को पूरा राइट्स है and उसको करने से सेलर रोक नहीं सकता है। बायर अगर बोलेगा कि आई वांट टू एग्जामिन द गुड्स बिफोर आई एक्सेप्ट द डिलीवरी, सेलर इन नो वे कैन स्टॉप हिम। सेलर को उल्टा उसको मदद करनी चाहिए कि हाँ बाबा जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन कर, बरर गुड्स का है ना ये ले ले। बायर सेलर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि तू क्यों अभी चेक कर रहा है, बराबर है। अगर ऐसा कर सेलर बोलता है तो बायर को इमीडिएटली लीगल रेमेडी मिलेगा गुड्स के रिजेक्शन का। बायर बोलेगा ये क्या बात हुई, मुझे तुम चेक करने ही नहीं दे रहे हो गुड्स। अरे मैं चेक करूंगा तभी लूंगा ना गुड्स, एंड सेलर मना करता है, तो बच्चों यहाँ पर मैं तो कहूंगा सेलर की गलती है। सो बायर एक प्रकार से बच्चों गुड्स को रिजेक्शन कर सकता है। एंड बच्चों इस कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज के लिए बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, इनफैक्ट सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलो पढ़ते हैं बच्चों, बहुत सिंपल पॉइंट है, ज्यादा लेवल नहीं है। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर
हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, जिसे बायर ने पहले चेक नहीं किया है। तो बच्चों क्या होगा देखो, ही इज एंटाइटल्ड, कौन ही इज मतलब बायर, बायर को ये राइट मिलेगा, एंटाइटल मतलब राइट मिलेगा टू ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन देम इन ऑर्डर टू असर्टन वेदर दे आर इन कंफर्मिटी विथ कॉन्ट्रैक्ट। बायर को ये राइट मिलेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गुड्स को एग्जामिन करने की एंड चेक करने की कि ये गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, unless otherwise agreed, the seller is bound on the request to afford a buyer a reasonable opportunity of examining the goods। बरोबर है बच्चों। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बायर अगर रिक्वेस्ट करता है सेलर को कि मुझे गुड्स चेक करने के लिए दिया जाए, तो इनफैक्ट सेलर को बच्चों बायर को मदद करनी चाहिए वो गुड्स को एग्जामिन करने के लिए, यानी सेलर को इनडायरेक्टली ऑब्जेक्शन उठाना नहीं है। इज दैट ओके? चलो आगे नेक्स्ट, सेक्शन 42 पर आते हैं। रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चों याद करो, वो मैंने पढ़ाया था देखो, सेल और रिटर्न याद है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। हेलो बच्चों, उसमें मैंने एक रूल पढ़ाया था, सेलर कब एजम्पशन करेगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, याद है? उस केस में मैंने क्या पढ़ाया था, सेल और रिटर्न बेसिस पर सेलर कब एजम्पशन करेगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, याद आया? दो तीन केस पढ़ाए थे। या तो बायर गुड्स का अप्रूवल दे दे कि हाँ हमें पसंद है, जैसी अप्रूवल आ गया एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, याद है बच्चों? या तो बच्चों और एक बताया था, या तो बायर गुड्स को बियॉन्ड रीजनेबल टाइम अपने पास रखे विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। याद करो, बायर को अगर गुड्स पसंद नहीं है तो रिजेक्ट करने की नोटिस दे देनी चाहिए, उसने सेलर को बता देना चाहिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। लेकिन ऐसा नोटिस ऑफ रिजेक्शन न देकर ऊपर से बायर गुड्स को अपने पास बियॉन्ड रीजनेबल टाइम रखता भी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी सेलर हैज राइट टू एज्यूम दैट बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। याद करो बच्चों, या तो बायर गुड्स के साथ कुछ ऐसा करे कि सेलर को अपने आप पता चल जाए कि बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, याद है बच्चों? जैसे कि वो बायर गुड्स यूज करने को चालू कर दे। अब जब बायर यूज करने को ही चालू कर दे तो अप्रूवल देने की क्या जरूरत है, दैट इज एज गुड एज अप्रूवल। या बायर वो गुड्स किसी और को सेल कर दे, तो ये मतलब ही हो गया कि जब बायर वही गुड्स किसी और को बेच रहा है, इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। याद आया बच्चों? याद आया बच्चों? अब ये बैकग्राउंड याद दिला के बच्चों, अब मैं रूल बोल रहा हूँ, सेक्शन 42 जब पढ़ूंगा तो बच्चों आई थिंक आपको वो याद आ जाएगा। देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% वही लैंग्वेज है देखो, इसलिए मैंने पर्पसफुली याद दिलाया आपको। वहां पर हम ओनरशिप के एंगल से डिस्कस कर रहे थे, याद करो, ओनरशिप के एंगल से हम डिस्कस कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर डिलीवरी के एंगल से डिस्कस कर रहा हूँ, गुड्स की डिलीवरी पोजीशन के एंगल से बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ।